हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और नया कंसेप्ट लेकर के पीएल सीक्वल की सीरीज का एक और लॉजिक लेकर के। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रोग्राम्स और पीएल सीक्वल के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज एक स्टेप और आगे चलते हैं और उसको समझते हैं। दोस्तों, कई बार आप में से बहुत सौ से ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा कि प्रोग्राम कितने टाइप्स के होते हैं, अनोनिमस ब्लॉक क्या होता है, पीएल सीक्वल पैकेज और प्रोसीजर्स क्या होते हैं। अनोनिमस ब्लॉक बेसिकली कुछ नहीं होता है, ऐसा सेट ऑफ लाइन का कोड जो मेरा डेटाबेस में स्टोर्ड नहीं होता है, जिसको एग्जीक्यूट करके मैं डेटाबेस में नहीं बनाता हूं, बल्कि उसके अंदर लिखा हुआ कोड, प्रोसेस या जो भी मैंने उसके अंदर लिखा है उसको यूज करता हूं वन टाइम, और उसको डेटाबेस में स्टोर करने की जरूरत नहीं होती। और वन टाइम यूज करने के बाद उसको डिलीट कर दूं, स्क्रैप कर दूं, डजंट मैटर। अगर फिर से कोई रिक्वायरमेंट देता है सेम एक्टिविटी की, तो मुझे वो सेट ऑफ लाइन का कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। तो ऐसे कोड को और ऐसे प्रोसेसेस को मैं बोलता हूं अनोनिमस ब्लॉक, मतलब जो मेरे वन टाइम एक्टिविटी के लिए किसी भी पर्पस के लिए यूज हुए, जिनको डेटाबेस में क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो हमने यहाँ पे अनोनिमस ब्लॉक को तो इजीली दोस्तों समझ लिया। अब चलते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड की तरफ, समझने की कोशिश करते हैं कि पैकेज, प्रोसीजर क्या होते हैं, किस तरीके की डिजाइनिंग होती है, किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है। तो यहां पर हम इजीली देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर मैंने कुछ एक यहां पे बुलेट पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, यही मेरा एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है। अब यहां पे ये चीज भी आपको समझनी चाहिए कि अनोनिमस ब्लॉक और मेरे प्रोसीजर या पैकेज के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ये डिफरेंस आपको जानना बहुत जरूरी है। डिफरेंस की बात करूं तो पहली लाइन पे ही इनमें डिफरेंस होता है, बाकी पूरा प्रोसेस स्टिल सेम होता है। लाइक क्योंकि अनोनिमस ब्लॉक के अंदर भी मैं कुछ कर रहा था तो मुझे थ्रू आउट पूरा में एंड टू एंड कोड लिखना ही था, बट डिफरेंस था कि मैं वन टाइम ये काम कर रहा हूं। यहां पर क्या है, यहां पर ये काम मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूं, कोड मेरा यहां पे भी वही होगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है मेरा फर्स्ट लाइन पे, डिक्लेरेशन पे। मतलब अगर अनोनिमस ब्लॉक है तो वहां पे केवल और केवल डिक्लेयर कीवर्ड लिखूंगा। अनोनिमस ब्लॉक नहीं है तो एक्चुअली जिस नाम से मैं उस पैकेज या प्रोसीजर को डेटाबेस में बनाने वाला हूं, वो नाम वहां पे होगा। केवल और केवल इतना सा ही डिफरेंस वहां होता है। यहां पर लिखा होता है डिक्लेयर और यहां पे लिखा होता है क्रिएट और रिप्लेस पैकेज या क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। केवल इतना सा डिफरेंस होता है। डिक्लेयर के बाद की कहानी अनोनिमस ब्लॉक हो या आपका पैकेज या प्रोसीजर जो आप डेटाबेस में बनाने वाला वो हो, दोनों के अंदर सारी कहानी सेम होती है। स्ट्रक्चर में अगली बात करते हैं। तो डिक्लेरेशन के अंदर डिफरेंस आपने देखे, डिक्लेरेशन के अंदर करते क्या है ये भी आपको यहां जानना चाहिए। डिक्लेरेशन के अंदर दोस्तों हम करते हैं, नाम से आइडिया लग रहा है, डिक्लेयर। कोई चीज बताते हैं कि भाई इस चीज के अंदर ये चीजें मैं यूज करूंगा, इन चीजों का यूटिलाइजेशन में करूंगा, तो वो चीज मैं करता हूं डिक्लेयर के अंदर। लाइक मैं कोई स्टैटिक चीज पास करने वाला हूं कहीं पर भी, तो उसको डिफाइन करूंगा यहां। कोई वेरिएबल किसी कैलकुलेशन पर्पज से यूज करना चाहता हूं, उसे डिफाइन करूंगा यहां। उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का वैल्यू लेना चाहता हूं, तो उसका डेटा टाइप भी मैं डिफाइन करूंगा यहीं पे, उसका साइज भी मैं डिफाइन करूंगा यहीं पे। कोई एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन यहां पे मैं मैनुअल एक्सेप्शन अगर कोई यूज करना चाहता हूं, कस्टम एक्सेप्शन, तो उसको भी डिफाइन करूंगा यहां। मतलब कोई भी डिक्लेरेशन, कुछ आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी एक हॉल के अंदर होने वाली मीटिंग की एक जो लिस्ट पहले बनती है कि कितने लोग यहां आने वाले हैं, कौन कौन सी कंपनी से आने वाले हैं, क्या क्या उनके प्रोफेशंस है, क्या क्या उनके मोबाइल नंबर है, ये एक डिटेल जब किसी बड़ी मीटिंग के घुसने से पहले ही एंट्री गेट पे होती है, तो बिल्कुल उसी तरीके से इस पूरे पैकेज की एंट्री होने से पहले ही सारी चीजें यहाँ डिक्लेयर करनी जरूरी होती है कि यहाँ पे कौन कौन सा वेरिएबल, कौन कौन सा डेटा टाइप, क्या क्या चीजें यूज होंगी, कौन सा कर्सर यूज होने वाला है, कौन सी क्वेरी के साथ यूज होने वाला है, क्या एक्सेप्शन यूज होने वाला है, वो चीजें मैं डिक्लेयर करता हूँ डिक्लेरेशन। ठीक है, बिगिन के अंदर क्या होता है, देखिए बिगिन के अंदर होता है कि आपने जितने भी वेरिएबल्स, एक्सेप्शंस, कर्सर, कुछ भी आपने जो डिफाइन किया है, उनके ऊपर आपको करना क्या है, उनमें क्या वैल्यूज असाइन करनी है, उनके ऊपर क्या कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन के बाद क्या चीज स्टोर करानी है,
वो सारी की सारी चीजें होती है मेरी बिगिन के अंदर। लाइक कोई असाइनमेंट करा रहा हूं, कोई प्रोसेसिंग करा रहा हूं, प्रोसेसिंग के बाद क्या आउटपुट आया है, क्या एक्शन लेना है, उससे आने वाले डेटा को कहां स्टोर कराना है, किस में इंसर्ट करना है, कहां से अपडेट करना है, कुछ ऑल्टर करना है या डिलीट करना है, सारा कुछ लिखता हूं दोस्तों बिगिन के अंदर। एक्सेप्शन, अगला पार्ट है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के अंदर क्या करता हूं, एक्सेप्शन के अंदर मैं करता हूं कि कोई भी, देखिए टेक्निकल बंदे के लिए अगर मैं बोल दूं कि यहां पर वन क्वेरी रिटर्न मोर देन वन रिकॉर्ड, तो टेक्निकल बंदा समझ लेगा कि ये क्वेरी एक ही रिकॉर्ड के लिए 2 रिकॉर्ड मेरे को रिटर्न कर रही है जो एरर है। बट मेरा जब प्रोसेस पूरा डिजाइन हो जाता है तो प्रोसेस डिलीवर हो जाता है मेरे एंड यूजर को, और या वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाता है, उसमें एंड यूजर का रोल भी नहीं रहता है। तो दोनों टाइप के प्रोसेसेस में एंड यूजर का हो तो वहां पर प्रॉपर एरर, यूजर के हिसाब की एरर जिसको यूजर समझ पाए, वो एरर्स हैंडलिंग करता हूं मैं एक्सेप्शन में। अगर यूजर का कंट्रोल नहीं है, यूजर वाला प्रोग्राम नहीं है, शेड्यूल्ड है या डायनेमिक प्रोग्राम है जो किसी फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, तो वहां पर कभी भी किसी भी रीजन से आपका प्रोग्राम एरर आउट होता है या सिस्टम क्रैश होता है या किसी वजह से शटडाउन होता है या आपके प्रोग्राम में कोई एरर आती है, तो उन एरर्स को पता करने के लिए किस टाइम पे आई, क्या एरर है, किस लाइन पे आई, उस चीज के लिए यहां पर टेक्निकल बंदा अपने लिए एरर हैंडलिंग लिखता है एक्सेप्शन में। तो वो होता है एक्सेप्शन। एंड सिंपली ये बताता है कि यहां पर मेरा ये प्रोसेस टर्मिनेट होता है, यहां पर एंड होता है। तो एक बार लैब में चलते हैं, लैब में किस तरीके से अपना ये प्रोसीजर या पैकेज बनाते हैं, एक बार लैब के अंदर पूरे सिंटैक्स को, पूरे स्ट्रक्चर को एक बार आसानी से समझते हैं, सो दैट मेरा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी लैब को। लैब में सबसे पहले जो मेरे प्रोसीजर्स, पैकेज, फंक्शंस होते हैं, इनको बोलते हैं दोस्तों नेम्ड ब्लॉक। नेम्ड ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि अनोनिमस ब्लॉक का कोई नाम नहीं होता और वो किसी एक्टिविटी को करने के लिए वन टाइम कोड लिखा जाता है। बट जो दूसरे टाइप के, जो दूसरी तरफ के, जिनका डिस्कशन हमने अभी अपनी वीडियो के अंदर किया, इनको बोलते हैं नेम्ड ब्लॉक, क्योंकि ये मेरे डेटाबेस के अंदर जाके सेव होते हैं और किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे शेड्यूल होते हैं। किसी भी टाइम पर हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको चला सकते हैं। सो सबसे पहले इनको समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा हुआ है क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर और एक कस्टम नाम दिया हुआ है, साथ में नीचे डिक्लेयर भी लिखा हुआ है, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। मैंने ये लाइन केवल इस वजह से लिखी है कि अनोनिमस ब्लॉक, अगर मैं बात करूं कि मुझे अनोनिमस ब्लॉक बनाना है, तो सिंपली दोस्तों अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो डिक्लेयर से लेकर के नीचे का जो मेरा सेलेक्टेड, जो मेरा पूरा कोड है, ये मेरा बन गया दोस्तों अनोनिमस ब्लॉक। इसको बोलूंगा मैं अनोनिमस ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई नाम नहीं है। अगर इसको मैं यहाँ परफॉर्म भी करता हूँ तो ये वन टाइम मैं परफॉर्म करूंगा, उसके बाद मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ, और ये कहीं सेव भी नहीं होगा। बट जो मेरा नेम्ड ब्लॉक है उसके अंदर डिफरेंस यही है कि इसका एक जस्टिफाइड नेम होता है, और जब नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ तो मुझे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि यही मेरा डिक्लेरेशन वाली स्पेस या डिक्लेरेशन वाली जगह यही होती है जहां पे मुझे अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है। तो डिक्लेयर की बात करूं तो सबसे पहले देखिए, कुछ मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स लिए हैं। एम्प्लॉय नेम का लिया हुआ है, नंबर का लिया हुआ है, जॉब का, सेल का, डिपार्टमेंट नंबर का, ये कुछ एक वेरिएबल्स मैंने उसके टाइप के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि किसका टाइप क्या है, अपने पता होने के हिसाब से मैंने यहाँ ये वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं। बिगिन में आते हैं, क्योंकि डिक्लेरेशन के अंदर जो मेरा नेम्ड ब्लॉक होते हैं उसके डिक्लेरेशन के अंदर केवल और मैं अपने वेरिएबल्स को, अपने टाइप्स को, अपने कर्सर्स को, इनको मैं डिफाइन करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। इनको मैं असाइनमेंट करता हूँ। कई बार मैं डिक्लेरेशन के अंदर भी असाइनमेंट कर सकता हूँ और कई बार मैं बिगिन के अंदर भी असाइनमेंट कर सकता हूँ। असाइनमेंट, डिक्लेरेशन, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, सब की बात हम आगे के वीडियो में हम जरूर बात करेंगे दोस्तों। लेकिन आज जो हम नेम्ड ब्लॉक की अपनी बात करें, इसके अंदर हम पूरे के पूरे अपने PL/SQL ब्लॉक के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं कि कहाँ पे डिक्लेरेशन होता है, कहाँ पे क्या होता है। तो डिक्लेरेशन के लोकेशन, डिक्लेरेशन का पार्ट हमने यहाँ पे समझ लिया कि जस्ट जो लाइन जो मैं क्रिएट करने के लिए लिखता हूँ उस लाइन से लेकर के और बिगिन तक का जो भी मेरा एरिया है उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन की लोकेशन, या यहीं पर मैं अपनी चीजों को डिक्लेयर करता हूँ। फिर स्टार्ट होता है बिगिन। बिगिन मेरा वो कीवर्ड है जहां से मैं अपने लॉजिक्स लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। किसी भी तरीके का कंपैरिजन, किसी भी तरीके का लूपिंग, किसी भी तरीके का इफ एल्स कंडीशन, कंट्रोल कंडीशन, कंपैरिजन कंडीशन,
किसी भी तरीके का जो एक्टिविटी मुझे करनी है दोस्तों, वो करता हूं मैं कहां पर, वो करता हूं बिगिन के अंदर। और बिगिन से कहां तक, बिगिन से लेकर कर एंड तक, ये जो लास्ट में एंड लिखा हुआ है यहां से, इसके बीच में सारे लॉजिक्स और सारी एक्टिविटीज में करता हूं। इसके बाद यहां पर एक चीज और है, एक्सेप्शन। दोस्तों एक्सेप्शन के अंदर अगर मेरे ओरेकल के कुछ अपने प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि नो डेटा फाउंड का है, या टू मैनी वैल्यूज का है, या इनवैलिड करेक्टर का है, इस तरीके की जो प्री डिफाइंड मेरे एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस आप यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि मेरे प्रोग्राम में किस तरीके का एक्सेप्शन आएगा, तो आप सिंपल व्हेन अदर्स देन एक एक्सेप्शन होता है, सिंपल इसको यूज करेंगे और अपने एरर हैंडलिंग के लिए जो कोड आप जिस तरीके से चाहें वो लिख सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवाया है, मैंने एरर आउट नहीं कराया अपने प्रोग्राम को कि मैं एक्सेप्शन के अंदर हूं, आप अपने प्रोसेस को चेक करें। सिंपल एक मैसेज मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। तो ये होता है मेरा एक्सेप्शन वाला पार्ट, और सबसे लास्ट पार्ट होता है एंड। तो ये तो हुआ मेरा एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका, मेरे PL SQL प्रोग्राम का। अब इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको डिफरेंस बताता हूं कि अनोनिमस ब्लॉक के हिसाब से अगर मैं इसको चलाऊं तो किस तरीके से चलेगा। दोस्तों पहली लाइन को अगर मैं कमेंट कर दूं और यहां पे लिख दूं क्या, डिक्लेयर, और सिंपल इसको चलाऊंगा, तो देखिए ये मेरा बखूबी यहां पर चल जाएगा। मैं इसको अब चलाने जा रहा हूं। ये दोस्तों मैंने चला दिया, यहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीटेड, और यहां पे आप उसका सिंपल आउटपुट भी देख सकते हैं। ये देखिए यही वैल्यूज मैंने यहाँ पे प्रिंट की थी। अगर आप देखेंगे, देखिए एम्प्लॉय नंबर प्रिंट किया है, नेम प्रिंट किया है, जॉब प्रिंट किया है, सैलरी और डिपार्टमेंट। कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको चलाना चाहे चला सकते हैं। ये इस तरीके से बन गया मेरा एक अनोनिमस ब्लॉक, जो कि मेरा अभी कहीं डेटाबेस में सेव भी नहीं है। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, क्योंकि सेव होगा ही नहीं, क्योंकि नाम दिया ही नहीं हमने। जब नाम ही नहीं दिया है तो सेव कैसे होगा। अब चेंज देखते हैं, नेम्ड ब्लॉक। अगर नेम ब्लॉक की बात करूं, सबसे पहले आप इसको कमेंट कर दें, ये सिंपली इसको हटा दें। फॉर एग्जांपल मैंने हटा दिया। अपनी इस लाइन को जिसको कमेंट किया था खोल दीजिए, और सिंपल क्रिएट और रिप्लेस में एक प्रोसीजर लिखता हूं। प्रोसीजर के अंदर सिंपल इस पूरे के पूरे कोड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूं। जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूं, सिंपली आप नीचे देखेंगे प्रोसीजर क्रिएटेड। अब लेकिन यहां पे आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पे कोई आउटपुट इस बार नहीं आया होगा। यहां पर जो आउटपुट आना था वो आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि प्रोसीजर मैंने कंपाइल किया है, अपने डेटाबेस के अंदर क्रिएट किया है। जब मैं इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करूंगा, किस तरीके से एग्जीक्यूट करूंगा, देखिए मेरे प्रोसीजर का नाम क्या है। सबसे पहले नाम समझते हैं। मेरे प्रोसीजर का नाम है दोस्तों ये। इसके अंदर मैंने किसी भी तरीके पैरामीटर्स नहीं रखे, इन आउट कोई पैरामीटर्स नहीं रखा है। आगे की वीडियोस में इन आउट पैरामीटर्स को जरूर देखेंगे हम। सो मैंने यहाँ पे कोई एक पैरामीटर नहीं रखा है। अब देखते हैं अपने प्रोसीजर को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। सो दोस्तों किसी भी प्रोसीजर या पैकेज को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे उसको देना पड़ता है बिगिन और एंड के अंदर, कुछ इस तरीके से। सिंपली इस कोड को मैं यहाँ चलाता हूँ, नीचे आता है PL SQL स्टोर प्रोसीजर कंप्लीटेड। जैसे ही कंप्लीटेड होता है, आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं वो आउटपुट आ गया जो मैंने अपने प्रोसीजर के अंदर लिखा था। साथ में ये भी चेक करते हैं कि ये मेरा प्रोसीजर जो मैंने बनाया, जो नेम्ड ब्लॉक मैंने बनाया, क्या ये मेरा डेटाबेस के अंदर सेव हुआ या नहीं हुआ। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स करके मेरी एक टेबल होती है, जहां पे मैं सिंपल ऑब्जेक्ट के नेम के अंदर दोस्तों अपने इस वाले प्रोसीजर के नाम को सिंपल कैपिटल में, ध्यान देना कैपिटल में अगर पास कर दूंगा और इसको चलाऊंगा, तो सिंपल मुझे यहाँ दिखाई देगा कि ओनर इसका कौन है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, ऑब्जेक्ट का टाइप क्या था, किस टाइम पे बनाया गया, वैलिड है कि इनवैलिड है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे स्टोर प्रोसीजर की जो है वो मेरी मेटाडेटा टेबल ऑल ऑब्जेक्ट्स के अंदर सेव हो गई। तो मैं जब कभी भी चाहूँ, अब देखिए अगर मैं उस ऊपर के कोड को, जो ये कोड मैंने लिखा भी है, इसको मैं सिंपली यहाँ से डिलीट भी कर दूं दोस्तों, तो भी मैं इस कोड को कितने नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ चला सकता हूँ। देखिए एक बार का आउटपुट आपको यहाँ नीचे दिख रहा है। दोबारा मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ तो दोबारा देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से प्रिंट होके नीचे आएगा। कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स में यहाँ पे इसको दिए, देखिए ये आ गया। अभी 10th रो तक दिख रहा है। मैं एक बार इसको फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप उतने नंबर ऑफ टाइम्स इसको चला सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है दोस्तों। तो ये मेरा एक नेम्ड ब्लॉक हुआ जो मेरे डेटाबेस के अंदर सेव होता है, जिसको मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी भी यूज कर सकता हूँ।
साथ में हमने इस एग्जाम्पल के अंदर ये भी देखा कि नेम्ड ब्लॉक और मेरे जो एनोनिमस ब्लॉक होते हैं उनके अंदर केवल और केवल डिक्लेरेशन के कीवर्ड का डिफरेंस होता है। डिक्लेयर लिख दूं तो अनोनिमस ब्लॉक बन जाता है, नाम के साथ उसको सिंटेक्स पास कर दूं तो दोस्तों वो मेरा एक नेम्ड ब्लॉक बन जाता है जो मेरा डेटाबेस में सेव हो जाता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल दोस्तों जहां पे हमने अपने प्रोसीजर की स्ट्रक्चर को समझा, साथ में डिफरेंस समझा अनोनिमस ब्लॉक और नेम्ड ब्लॉक के अंदर। तो होपफुली दोस्तों लैब के अंदर आपने इजीली ये चीज अंडरस्टैंड की होगी कि किस तरीके से मेरे पैकेज बनते हैं, कैसे मेरे प्रोसीजर्स के अंदर चीजें असाइन होती है, कैसे डिफाइन होती है, कैसे कैलकुलेशंस होते हैं, कैसे एक्सेप्शंस लगते हैं। आपने इजीली ये चीज अंडरस्टैंड कर ली होगी। और डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को और डिटेल में भी हम आगे पढ़ेंगे। लगातार देखते रहिए दोस्तों, वीडियोस में समझते रहिए, इसी तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट और सजेशंस अपने भाई तक भेजते रहिए। साथ में दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जिन मेरे भाइयों को इस वीडियो की ज़रूरत है उनको ये शेयर जरूर करें। दोस्तों मेरा एक ब्लॉग भी है जहाँ पर मैं अपने हर एक वीडियो में यूज़ हुआ कोड, जो भी कोड मैं यूज़ करता हूँ मैं उस ब्लॉग पे अपलोड करता हूँ। आप इजीली वहाँ पर जाके ले सकते हैं। साथ में पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते थोड़ी बोरियत हो रही हो, डिफरेंट फील करना हो तो मेरे यूट्यूब के दूसरे व्लॉग चैनल पे आप जा सकते हैं जहां पे मैंने थोड़ी सी डिफरेंट वीडियोस आपके लिए डाली हुई हैं। सो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए लॉजिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।